हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। अमेंडमेंट्स का डिस्कशन करेंगे यहाँ पे अमेंडमेंट बुकलेट से। ठीक है, सो बेटा अभी सबसे पहले मैं ये बता दूं, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स है नहीं आपके अटेम्प्ट के लिए। May 22 के लिए कुछ ही अमेंडमेंट्स है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंडली हमारा डिस्कशन जो रहेगा दैट विल बी लिमिटेड टू जो भी आपके मॉड्यूल में चीज़ें कवर होती है, जो स्टैच्यूटरी अपडेट में होता है, वो अमेंडमेंट्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, हो सकता है इस पीरियड में और भी अमेंडमेंट्स आए, बट जो भी इंस्टीट्यूट अपने स्टैच्यूटरी अपडेट में या मॉड्यूल में देता है एग्जाम के लिए उतना ही रिलेवेंट होता है और हम वहीं तक के अपना डिस्कशन लिमिटेड रखेंगे। हो सकता है इस पीरियड में कुछ क्लैरिफिकेशंस और एडिशनल आए हो, बट अगर इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में नहीं लिया है इसका मतलब है कि वो एग्जाम के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है और वो हमारे डिस्कशन का पार्ट बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। सो यहाँ पे जो भी स्टैच्यूटरी अपडेट में आपके अमेंडमेंट है, रिसेंट मॉड्यूल में जो भी चीजें अमेंडमेंट्स है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके May 22 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, सो कुछ ही अमेंडमेंट्स है, कुछ अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स है नहीं। सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर के अमेंडमेंट से स्टार्ट करेंगे। सो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 हमने पढ़ा था, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। आईटीसी आप कब तक अवेल कर सकते हो? बहुत ही छोटा सा अमेंडमेंट है बट इंपैक्टफुल है, समझेंगे। A registered person shall not be entitled to take ITC in respect of any invoice or debit note for supply of goods or service or both after the, देखो यहाँ पे अमेंडेड सेक्शन जो है वो है, इसमें क्या अमेंडमेंट आया, खाली ये कुछ वर्ड्स डिलीट हुए हैं, उसका क्या इंपैक्ट आता है वो हम देखेंगे। ठीक है, सो सेक्शन 16(4) अभी जो अमेंडेड है वो क्या बोलता है कि भाई रजिस्टर्ड पर्सन नहीं, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट आफ्टर, मतलब दिस इज द टाइम लिमिट, मैक्सिमम टाइम लिमिट कब तक वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है किसी भी इनवॉइस से रिलेटेड, किसी भी डेबिट नोट से रिलेटेड, वो बात हो रही है यहाँ पे। सो इट इज the due date of furnishing of return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice or the debit note pertains or such debit note pertains। so यहाँ पे कब तक ये कर सकते हैं आप? ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर के रिटर्न की ड्यू डेट क्या होती है बेटा? 20 अक्टूबर। following the end of financial year to which such invoice or debit note pertains or furnishing of annual return whichever is earlier, या फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विचएवर इज अर्लियर। ठीक है, सो यहाँ पे जब भी आपका ईयर खत्म हो रहा है, ठीक है, जब भी आपका ईयर खत्म हो रहा है, जिस ईयर से रिलेटेड वो इनवॉइस इशू किया गया है या जिस ईयर में वो डेबिट नोट इशू किया गया है, उस साल के खत्म होने के बाद जो सितंबर आएगा उसका ड्यू डेट या एक्चुअल में एनुअल रिटर्न जब भी फर्निश किया है वो डेट, whichever is earlier क्या रहेगा, हमारा टाइम लिमिट रहेगा जब तक हम आईटीसी अवेल कर सकते हैं। The time limit does not apply to claim for reavailing of credit that has been reversed earlier। भाई आपने क्रेडिट लिया होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने पेमेंट नहीं किया होगा, ठीक है, 180 डेज भी हो गए तो आपने रिवर्स कर दिया होगा। अब उसको अगर आप रीअवेल करते हो, अब अगर आप उसको रीअवेल करते हो तो उस पर ये टाइम लिमिट नहीं लगती, ये टाइम लिमिट उस पर नहीं लगती। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन था, उसका हमने पढ़ा था। अब एग्जाम्पल से समझेंगे। Hercules Machinery delivered a machine to XYZ in the month of January under invoice dated this on 28th January 2021। तो यहाँ पे जनवरी में किसकी बात हो रही है? जनवरी 2021 की बात हो रही है। उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, एक मशीनरी डिलीवर की XYZ लिमिटेड को। उस मशीनरी की प्राइस क्या थी? 4,15,000 plus GST and undertook trial runs and calibration of the machine as per the requirement of XYZ। The amount chargeable for post-delivery activities was covered in a debit note raised in the month of April 2021। Debit note कब इशू हुआ इनका? April 2021 में। कितना अमाउंट था? 50,000 का डेबिट नोट का। XYZ did not file its return till the month of October। Due date of filing return for the month of September is 20th October। So what is the time limit for availing ITC? तो अब इस पे इनका ITC का टाइम लिमिट क्या है? अब सवाल ये आया इसमें इनका टाइम लिमिट का, इनका ITC का टाइम लिमिट क्या है? तो बेटा बिफोर अमेंडमेंट क्या हुआ करता था, पोजीशन क्या थी बिफोर अमेंडमेंट कि यहाँ पे देखो क्या पॉइंट्स डिलीट किया इन्होंने, टू विच सच इनवॉइस और इनवॉइस रिलेटिंग टू द डेबिट नोट परटेन्स। तो बिफोर अमेंडमेंट क्या होता था, जो टाइम लिमिट यहाँ पे ये इनवॉइस को अप्लाई होगी, जो टाइम लिमिट यहाँ पे इनवॉइस को अप्लाई होगी यहाँ पे क्रेडिट लेने के लिए, वही टाइम लिमिट डेबिट नोट के लिए अप्लाई होती थी बिफोर अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के बाद पोजीशन चेंज हो गई है। अमेंडमेंट के बाद क्या बोला है देखो, द टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनवॉइस नंबर दिस दैट इज इनवॉइस नंबर 49 इज 20th अक्टूबर 2021। ठीक है, ये देखो अभी इन्होंने क्या बोल दिया, रिटर्न तो फाइल नहीं किया, ये बात हो गई है। तो यहाँ पे
4,15,000 की इनवॉइस से रिलेटेड डेबिट नोट की बात करेंगे, सॉरी क्रेडिट की बात करेंगे। 4,15,000 की इनवॉइस का टाइम लिमिट कब आएगा यहाँ पे? ड्यू डेट ऑफ सेप्टेम्बर रिटर्न, ठीक है, और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया तो ड्यू डेट ऑफ सितंबर रिटर्न क्या आएगी? जनवरी के बाद में, यहाँ साल खत्म हो गया मार्च में, उसके बाद सितंबर आया, सितंबर की ड्यू डेट आ गई 20 अक्टूबर 2021। सो ये 4,15,000 से रिलेटेड जो टाइम लिमिट है आईटीसी लेने का वो क्या है? 20 अक्टूबर 2021। 4,15,000 पे जो भी जीएसटी लगेगा उसके आईटीसी की बात हो रही है, ठीक है। So the time limit to avail ITC in respect of tax paid on invoice number 49 of 4,15,000 would be 20th October 2021. Since the debit note is received in next financial year, debit note 50,000 का कब आया है? अगले फाइनेंशियल ईयर में। ये देखो 2021 में आया, 21-22 में आ गया है, मतलब The time limit for taking ITC available on 50,000 is 20th October 2022. तो यहाँ पे इस केस में ये 50,000 का जो आपका डेबिट नोट मिला इस पे जो जीएसटी है उसका टाइम लिमिट कब आ जाएगा आपका? सितंबर 2022 का रिटर्न का डेट, मतलब अक्टूबर 2022। That is earlier of the date of filing annual return for the financial year or the return for the month of September ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आप समझ लीजिए क्या बात हो गई है कि अब इनवॉइस के लिए जो आपका रहेगा वही चीज डेबिट नोट के लिए रहे, जरूरी नहीं है। जिस साल पे जो डॉक्यूमेंट इश्यू हुआ है उसके हिसाब से आपको टाइम लिमिट काउंट करनी, ठीक है। तो ये एक बहुत चेंज आया है, अमेंडमेंट आया है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में ये अमेंडमेंट आया है, ठीक है। तो ये एक आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट टाइम ऑफ सप्लाई में एक अमेंडमेंट है वो देखेंगे, स्पेशल प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन सर्टेन केसेस। आपको याद हो तो हमने देखा था ये आरसीएम के चैप्टर में भी पढ़ा था, फिर टाइम ऑफ सप्लाई में भी हमने देखा था कि इसका यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई कब आता है। आरसीएम के चैप्टर में क्या पढ़ा था पहले मैं आपको बता रही हूँ। एनी पर्सन, यहाँ पे उसने प्रमोटर को फॉर एग्जाम्पल सर्विस दी, किस चीज की भाई? टीडीआर की, एफएसआई की, लॉन्ग टर्म लीज की, ठीक है। तो इस केस में क्या बोला था? जब भी टैक्स पे करने की लायबिलिटी आती है किसकी आती है? प्रमोटर की आती है अंडर आरसीएम। आरसीएम के चैप्टर में क्या पढ़ा था? टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसकी आती है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में प्रमोटर की, ठीक है। एग्जेम्पशन के चैप्टर में भी कुछ पढ़ा था हमने, क्या कि ये टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज की जो सर्विस है बेटा ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी। शर्त रखी थी कुछ कि अगर ये जितने भी फ्लैट्स हैं, जिसने यहाँ पे बनाए, प्रमोटर ने, डेवलपर ने, ये जो भी फ्लैट्स बनाए ये क्या हो जाना चाहिए? बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन क्या हो जाने चाहिए? ये फ्लैट्स सोल्ड हो जाना चाहिए। अगर ये सारे फ्लैट्स बिक गए बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन तो ये जो सर्विस है टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज की, ये क्या हो जाएगी बेटा? यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगी। पर क्या हुआ कि कुछ फ्लैट्स नहीं बिके, फॉर एग्जाम्पल ये 8 फ्लैट्स नहीं बिके, तो क्या हो जाएगी? प्रोपोर्शनेटली वो एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा तो प्रमोटर को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बात यह है कि इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? टैक्स तो पे करना है, पहले तो ये सर्विस आपने एग्जेम्प्ट कर दी, बाद में पता चला भाई कंप्लीशन सर्टिफिकेट के डेट पे, फर्स्ट ऑक्यूपेशन के डेट पे कि भाई कुछ फ्लैट्स नहीं बिके, तो उस केस में क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ, यहाँ पे टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ जाएगी। तो बात यह है कि टैक्स पे कब करना है। अब टैक्स पे कब करना है वो कौन बताता है? टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन। तो उसमें जो टाइम ऑफ सप्लाई जो ट्रिगर होता है बेटा उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट है वो देखेंगे, पढ़ेंगे एक बार। किसकी बात हो रही है? स्पेशल प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स हैज बीन लेड डाउन फॉर द फॉलोइंग क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रमोटर, जिसको क्या मिला है? हु रिसीव्स डेवलपमेंट राइट्स और एफएसआई इंक्लूडिंग एडिशनल एफएसआई भी अगर मिली हो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे उसको क्यों मिलेगी ये एफएसआई? अगेंस्ट कंसिडरेशन पेएबल इन द और पेड बाय हिम होली और पार्टली इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस ऑफ कमर्शियल और रेसिडेंशियल अपार्टमेंट इन द प्रोजेक्ट इन एनी अदर फॉर्म इंक्लूडिंग इन कैश। तो यहाँ पे क्या प्रमोटर को क्या मिल रहा है? डेवलपमेंट राइट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डेवलपमेंट राइट्स मिल रहे हैं, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, एफएसआई मिल रहा है उसको, और वो क्या करने वाला है? उसके बदले में यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने वाला है सर्विसेज, यहाँ पे अपार्टमेंट्स वगैरह बनाने वाला है।
अ प्रमोटर रिसीव्स किसकी बात हो रही है, लॉन्ग टर्म लीज की भी बात हो रही है, तीनों चीजें की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। डेवलपमेंट राइट्स, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, टीडीआर की भी बात कर रहे हैं, एफएसआई फ्लोर स्पेस इंडेक्स की भी बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म लीज की बात कर रहे हैं। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, सो अगेंस्ट कंसिडरेशन पेएबल बाय हिम इन द फॉर्म ऑफ अपफ्रंट अमाउंट, और वो कंसिडरेशन उसका देगा अपफ्रंट अमाउंट। तो ये तीनों चीजों की बात हो रही है, टीडीआर, एफएसआई या लॉन्ग टर्म लीज में। तो सच अपफ्रंट अमाउंट को क्या बोलते हैं, प्रीमियम भी बोलते हैं, सलामी भी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस, और बाय एनी अदर नेम कुछ भी बोला जा सकता है। फॉर सच पर्सन हु शैल पे सेंट्रल टैक्स, उन्हें क्या करना है यहाँ पे, जो बेटा जो भी उन्हें सीजीएसटी पे करना रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ऑन किस चीज पे करेगा, या तो कंसिडरेशन पेड बाय हिम इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस ऑफ कमर्शियल और रेसिडेंशियल अपार्टमेंट इन द प्रोजेक्ट फॉर सप्लाई ऑफ डेवलपमेंट राइट और एफएसआई। तो यहाँ पे जो भी उसको डेवलपमेंट राइट या एफएसआई मिल रहा है उसके अगेंस्ट वो क्या सर्विस दे रहा है, अभी यहाँ पे फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है, या मॉनेटरी कंसिडरेशन दे रहा है फॉर सप्लाई ऑफ डेवलपमेंट राइट एफएसआई रिलेटेबल टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट इन द प्रोजेक्ट, या वो क्या कर रहा है यहाँ पे, भाई यहाँ पे वो मॉनेटरी कंसिडरेशन दे रहा है टीडीआर एफएसआई के अगेंस्ट, या वो कोई अपफ्रंट अमाउंट पे कर रहा है फॉर लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट इन द प्रोजेक्ट, या वो क्या कर रहा है, कुछ एक अपफ्रंट अमाउंट दे रहा है, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, वट एवर, एक अपफ्रंट अमाउंट दे रहा है वो लॉन्ग टर्म लीज की अगेंस्ट, या वो क्या कर रहा है, सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस बाय हिम अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट राइट या एफएसआई, या उसको डेवलपमेंट राइट या एफएसआई मिल रहा है, उसके अगेंस्ट वो क्या कर रहा है, भी कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में बात क्या हुई, ये तो सब वही है, बात ये आई कि भाई अमेंडमेंट क्या आया, अमेंडमेंट ये आया, यहाँ पे देखो ये आया, एक ये वर्ड्स चेंज किए, हु शैल पे सेंट्रल टैक्स ऑन, किस टाइम पे करना है, इन अ टैक्स पीरियड not later than the tax period in which the date of issuance of completion certificate for the project where required by the competent authority or the first occupation of the project whichever is earlier falls। कब तक पे करना है उसको यहाँ पे टैक्स, टाइम ऑफ सप्लाई कब ट्रिगर होगा, बात यह है इन अ टैक्स पीरियड नॉट लेटर देन द पीरियड, not later than the tax period in which date of issuance of completion certificate of the project where required by the competent authority or date of first occupation। कंप्लीशन सर्टिफिकेट की डेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन की डेट, विच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर फॉल होता है, तब तक के उसने टैक्स पे कर देना, इन अ टैक्स पीरियड नॉट लेटर देन दिस, इन अ टैक्स पीरियड नॉट लेटर देन दिस, मतलब कि वो कब तक के टैक्स पे कर सकता है बेटा, इंपैक्ट क्या हुआ अमेंडमेंट का, अमेंडमेंट का इंपैक्ट ये हुआ कि भाई कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर तक पे कर सकता है, या उसके भी पहले कर सकता है, या उससे भी कोई अर्लियर टैक्स पीरियड पे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पहले भी टैक्स पे कर सकता है, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट आया है जिसमें उन्होंने लिख दिया इन अ टैक्स पीरियड नॉट लेटर देन द टैक्स पीरियड, तो ये मैक्सिमम टाइम है, डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, उसके पहले चाहे तो पे कर सकता है, क्या बिल्कुल पे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा अमेंडमेंट है ये, ठीक है। तो इस यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई में हमने जो ये पढ़ा था, इसमें एक ये छोटा सा अमेंडमेंट, ये एक ही आया है बेटा, ये आपको एक बार पढ़ लेना है। नेक्स्ट कंपोजिशन स्कीम में जो अमेंडमेंट है वो हम देखेंगे यहाँ पे, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एलिजिबल टू ऑप्ट अंडर सेक्शन 10(1) इफ सेव एज प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 1, मतलब 10(1) की बात हो रही है, ही इज नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब क्या बात हुई थी हमारी यहाँ पे, 10 सबसेक्शन 1 हमने ऑलरेडी पढ़ा था, 10(2) में कुछ छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है वो देखेंगे, ये पॉइंट तो वही था, क्या बात थी यहाँ पे कि भाई अगर रजिस्टर्ड पर्सन कब एलिजिबल होगा ऑप्ट करने के लिए स्कीम में 10(1) की, अगर वो यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विसेज या तो नहीं कर रहा है या उतनी कर रहा है जो वहां सेकंड प्रोविजन में दी हुई थी, याद आया आपको, 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, उतनी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये इसमें तो कोई अमेंडमेंट नहीं है। देन इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स, तो यहाँ पे अभी सर्विसेज भी ले लिया, क्या नॉन टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज में आपने डील नहीं करना चाहिए, याद है आपको नॉन टैक्सेबल गुड्स हमने पढ़े थे, क्या पीएचएमएन आइटम हो गया, अल्कोहल हो गया, इन सब में डील नहीं करना है, अगर इसमें आप डील करोगे तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें डील नहीं कर रहे थे, आपने कंपोजिशन स्कीम ले ली और जिस दिन आपने फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल पंप स्टार्ट कर दिया तो आप कंपोजिशन स्कीम से आउट। तो यहाँ पे पहले गुड्स था, नॉन टैक्सेबल गुड्स, अभी नॉन टैक्सेबल सर्विसेज भी कर दिया। नाउ ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, किसकी बात हो रही है, इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई, गुड्स की भी सर्विस की भी। द मूवमेंट यू मेक इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई, चाहे गुड्स का चाहे सर्विसेज का, यू आर आउट फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम, आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो, आप इंटरेस्टेड सप्लाई करते हैं आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपको मिल गई, आपने पहले इंटरेस्टेड सप्लाई नहीं किया था इसलिए आपने कंपोजिशन स्कीम में चले गए। द मूवमेंट यू हैव मेड इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स और इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज आउटवर्ड नॉट इनवर्ड, माइंड माय वर्ड्स,
आउटवर्ड यहाँ पे इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज आपने किया कंपोजिशन स्कीम से, आप आउट। तो पहले यहाँ पे गुड्स था, यहाँ पे भी सर्विसेज ले लिया। ये बी, सी और डी पॉइंट में बेटा पहले गुड्स था, अभी सर्विसेज भी आ गया, ये अमेंडमेंट है। नेक्स्ट इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू एन ईसीओ who is required to collect tax at source under section 52। आपने उस ईसीओ से थ्रू, आपने उस ईसीओ के थ्रू गुड्स या सर्विसेज सप्लाई किए जिसकी क्या लाइबिलिटी आती है, टीसीएस कलेक्ट करने की, टीसीएस कलेक्ट करनी, तो आप कंपोजिशन स्कीम से आउट। पहले गुड्स था, अभी सर्विसेज भी आ गया। कौन से ईसीओ की बात हो रही है, जिस ईसीओ को टीसीएस कलेक्ट करने की लाइबिलिटी है। अदर ईसीओ के साथ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर जिस ईसीओ की लाइबिलिटी टीसीएस कलेक्ट करने की आती है उसके थ्रू आपने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई किया है, आप कंपोजिशन स्कीम से आउट, आपको अलाउड नहीं है कंपोजिशन स्कीम। He is not a manufacturer of such goods as may be notified by the government on recommendation of the council। हमने पढ़ा था आइसक्रीम और अदर edible ice whether or not containing कोका, पान मसाला, टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्सटीट्यूट या एरिएटेड वाटर्स, इसके क्या मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए। आप क्या नहीं होने चाहिए, मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए आप इसके। सप्लायर हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ही इज नीदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉर अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है। तो बेटा बाकी सारे प्रोविजंस तो वही है, बी, सी और डी पॉइंट में यहाँ पे गुड्स के साथ साथ अभी क्या सर्विसेज भी ऐड कर दिए, ये चेंज आया है, ठीक है। Provided that more than one registered person are having same PAN, the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under subsection 1 unless all such registered person opts to pay tax under that subsection। ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्या बात हुई, 10(1) की स्कीम किसको मिलेगी, यहाँ पे जो एक पैन नंबर पे अगर आपके 4 जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन, ये हमको पता है। तो या तो सब कंपोजिशन स्कीम में जाएंगे या सबको कंपोजिशन स्कीम से बाहर जाना पड़ेगा। अगर एक ने कोई कंडीशन वायलेट की, तो बाकी सब भी कंपोजिशन से आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैन नंबर पे जितने जीएसटीएन नंबर है, यहाँ पे जो भी डिस्टिंक्ट पर्सन है, या तो सब कंपोजिशन स्कीम के लिए जा सकते हैं, पर अगर एक नहीं जाता है, एक आउट होता है, तो सारे आउट हो जाते हैं। तो ये सिंपल सा अमेंडमेंट है बेटा 10 सबसेक्शन 2 में। गुड्स के साथ साथ यहाँ बी, सी, डी पॉइंट में सर्विसेज भी आ गई है अभी, ठीक है। तो ये हुआ कंपोजिशन। नेक्स्ट बेटा पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट करेंगे। ये सेक्शन 50 में लास्ट टाइम ही अमेंडमेंट हुई थी, ये एक प्रोविजन इंसर्ट किया था, इसमें कुछ वर्डिंग्स हैं जो चेंज किए गए हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट लास्ट टाइम ही आया था प्रोविजन इंसर्शन का। तो अभी क्या अमेंडमेंट है बेटा, यहाँ पे जो शैल बी लेवीड था उसको शैल बी पेएबल कर दिया, पेएबल वर्ड कर दिया। क्यों यहाँ पे ये अमेंडमेंट आई, क्योंकि भाई इंटरेस्ट लेवी नहीं होता, इंटरेस्ट पेएबल होता है। सो ड्राफ्टिंग एरर थी, उसे रिमूव किया। बाकी ये जो सेक्शन 50 और इसका प्रोविजन है, एक बार पढ़ेंगे, एग्जाम में आने का चांस बनता है डेफिनेटली। सो सेक्शन 50 क्या बोलता था, हमने पढ़ा हुआ है, आपको बहुत अच्छे से पता है। सेक्शन 51 में क्या लिखा हुआ था कि भाई अगर आप डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स करते हो, क्या बात थी, डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट क्या रेट से लगता है, 18% के रेट से इंटरेस्ट लगता है फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है, फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स। सो एक बार रीड करेंगे क्या लिखा है, एवरी पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स। आप क्या थे, लायबल थे पेमेंट के टैक्स के, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर, बट फेल्स टू पे द टैक्स और एनी पार्ट ऑफ टू द गवर्नमेंट। तो लायबिलिटी तो थी टैक्स पे करने की, बट ही फेल्स टू पे द टैक्स within the period prescribed, for the period for which tax or any part remains unpaid। तो जब से टैक्स अनपेड रहता है बेटा, जितने पीरियड के लिए टैक्स अनपेड रहता है, pay on his own interest at such rate not exceeding 18% as may be notified by the government on recommendation of the council। तो उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा not exceeding 18%, जो भी नोटिफाई करेंगे, और नोटिफाइड रेट भी 18% था। तो डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स में 18% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, 18% पर एनम, ठीक है। अब बात यहाँ पे आई, एक प्रोविजन इंसर्ट हुआ, वो प्रोविजन क्या था वो देखेंगे। Provided that interest on tax payable in respect of supply made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date। किस रिटर्न की बात हो रही है, जो रिटर्न आपने ड्यू डेट के बाद फर्निश किया, ठीक है। तो जो भी आपका इंटरेस्ट आता है उस पर पेएबल उन सप्लाई से रिलेटेड जो आपने रिटर्न में डिक्लेयर करी और जो रिटर्न आपने ड्यू डेट के बाद फर्निश किया, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39।
एक्सेप्ट, ये तो एक्सेप्शन में चले गया, एक्सेप्ट वेयर सच रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर 73-74 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट पीरियड। तो यहाँ पे 73-74 से रिगार्डिंग जो भी रहेगा रिटर्न में, यहाँ पे जो भी कोई भी प्रोसीडिंग्स हुई है आपकी 73-74 की, उसकी बात नहीं हो रही है, उसके अलावा की बात हो रही है बाकी केसेस में जहां आपने रिटर्न लेट फर्निश किया। It shall be payable on that portion of tax which is paid by debiting the electronic cash ledger। तो वो किस पे लगेगा? On that portion of the tax which is paid by debiting the electronic cash ledger। जो टैक्स आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट करके पे किया है उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। ये 18% जो लगना है वो किस अमाउंट पे लगना है, सवाल ये था। तो देखो एक बार समझो कुछ वर्ड्स। ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइबिलिटी आ रही कितनी, 70,000 लेस आपने फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे लेस क्या हुआ कि आपने यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है आपके पास रखा है 20,000 का, तो आपकी यहाँ पे 50,000 क्या है, नेट टैक्स लाइबिलिटी। अभी एक बार इतना ही एग्जांपल लेते हैं फिर एक्सटेंड करती हूँ मैं इसको। तो आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी कितनी, 50,000 रुपए, इनपुट टैक्स क्रेडिट 20,000 था, बाकी का पैसा कैसे दोगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट करके दोगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट करके दोगे। तो यहाँ पे बात क्या हुई, यहाँ यही बोला कि जो भी पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट करके दे रहे हो, किस केस की बात हो रही है, देखो रिटर्न था फॉर एग्जाम्पल आपका जुलाई का रिटर्न कब तक के भरना चाहिए आपको, 20 अगस्त तक के फाइल करना चाहिए। अब आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, आपने रिटर्न फाइल किया 20 नवंबर को, ठीक है, जुलाई का रिटर्न ही आपने 20 नवंबर को फाइल किया, उसी टाइम आपने टैक्स पे किया। तो इंटरेस्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा भी, डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स है, इंटरेस्ट तो लगेगा, बट इंटरेस्ट किस पे लगेगा, सवाल ये आया। तो इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पे जो भी अमाउंट आपने कैसे किया, जो भी आपने डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर करके यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 50,000 ही है, तो आपके यहाँ पे 50,000 रुपए क्या किया आपने, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे किए, तो उस पे इंटरेस्ट लगेगा, ये कौन सा केस है बेटा, जब रिटर्न ही लेट फाइल किया, रिटर्न भी लेट फाइल हुआ है और रिटर्न जब फाइल किया उसी टाइम पेमेंट किया है हमने, तो उस केस की बात है, ठीक है। उस टाइम पे यहाँ पे इंटरेस्ट जो लगेगा किस पे लगेगा, इंटरेस्ट विल बी ऑन 50,000। जो भी पैसा आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट करके जो पैसा पे कर रहे हो उस पे ही लगेगा आपका इंटरेस्ट, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जुलाई का रिटर्न आपने 20 अगस्त को फॉर एग्जांपल फाइल कर दिया होता, 20 अगस्त को फाइल कर दिया था, बट आपको बाद में पता चला कि नहीं यार मैंने क्या किया, रिटर्न तो फाइल कर दिया, कुछ टैक्स शॉर्ट पे किया है, कुछ टैक्स यहाँ पे 50,000 रुपए का शॉर्ट पे किया, अब आप टैक्स पे कर रहे हो 20 नवंबर को, तो उस केस में आपका जो है किस पे लगेगा, रिटर्न टाइम पे फाइल हो गया, पेमेंट लेट है, उस केस में इंटरेस्ट ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी पे लगेगा, मतलब 70,000 पे लगेगा, ठीक है। तो यहां पे किसकी बात होती है, जो रिटर्न ही आपका लेट फाइल हुआ, पेमेंट लेट किया, तो उस केस में किस पे लगेगा, यहाँ पे आपका जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे कर रहे हो उस पे लगेगा। परंतु अगर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल कर दिया, पेमेंट लेट कर रहे हो आप, खाली पेमेंट लेट कर रहे हो, तो उस केस में इंटरेस्ट किस पे लगेगा बेटा, उस केस में ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। अब नेट टैक्स लाइबिलिटी तो ये हुई, प्लस जो आरसीएम में हम पेमेंट करते हैं बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ 2,000 रुपए का आरसीएम का पेमेंट होगा, बट आरसीएम का पेमेंट आपको पता है किसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज नहीं करते, तो ये अमाउंट कितना आ गया आपका 52,000। तो इसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसको बोलते हैं द अमाउंट डेबिटेड विद इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। सो टोटल अमाउंट आपका डेबिट किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से 52,000। तो इस केस में क्या लगेगा, यहाँ पे जब आप 20 नवंबर को रिटर्न भी फाइल कर रहे हो और यहाँ पे टैक्स का पेमेंट भी कर रहे हो, तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 52,000 पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, डेबिट करके आप जो पैसा पे कर रहे हो उस पे इंटरेस्ट लगेगा 18% के हिसाब से। अच्छा, और यहाँ पे जो 73-74 प्रोसीडिंग से रिलेटेड अगर कुछ पेमेंट करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं है, वो ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी पे लगेगा, उस केस में ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी पे लगेगा। सो अगेन आई रिपीट इन शॉर्ट, ये सारा कुछ अमेंडमेंट नहीं है, ये अमेंडमेंट लास्ट टाइम ही आ गया है, अमेंडमेंट खाली अभी इतना ही है, जो शैल भी यहाँ पे लेविड था वो क्या हो गया, यहाँ पे शैल भी पेएबल हो गया है, ठीक है।
सो हियर इन शॉर्ट हम बात करें तो सेक्शन 51 में क्या लिखा हुआ था, सेक्शन 51 में लिखा हुआ था भाई डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स के केस में इंटरेस्ट लगेगा, जो भी नोटिफाइड रेट है, नोटिफाइड रेट हो गया भाई 18%। उसके बाद प्रोविजो आया, उसने बताया कि भाई किस केसेस में आपका जो इंटरेस्ट है लगेगा बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। वो कौन सा केस है, जब आपका रिटर्न ही आप लेट फाइल करते हो, रिटर्न लेट फाइल कर रहे हो, पेमेंट लेट कर रहे हो, उस केस में लगेगा। बट अगर यहाँ पे रिटर्न लेट आप क्यों फाइल कर रहे हो, 73 74 की प्रोसीडिंग से कारण, तो फिर उस केस में ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे लगेगा। एंड और एक कौन सा केस कवर नहीं होता है कि भाई अगर मैंने रिटर्न अभी फाइल कर दिया है और पेमेंट ही मैंने लेट किया है, रिटर्न अभी फाइल कर दिया है, पेमेंट आप लेट कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बहुत क्लियर है, उस केस में इंटरेस्ट किस पे लग जाएगा भाई, उस केस में इंटरेस्ट आपका ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे लगेगा। ठीक है, तो इतना सारा कुछ अमेंडमेंट नहीं था, बट हमने रिवाइज कर लिया, अमेंडमेंट खाली इतना था, दिस वर्ड्स आर नाउ शैल बी पेएबल। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जॉब वर्क चैप्टर के अमेंडमेंट्स देखेंगे। एक ही अमेंडमेंट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइलिंग जीएसटी आईटीसी 04 रिवाइज फ्रॉम क्वार्टरली टू एनुअल और हाफ ईयरली। ठीक है, सो यहाँ पे जो जीएसटी आईटीसी 04 हमारा यहाँ पे जो फॉर्म है उसकी क्या जो उसकी फाइलिंग की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज की है, ये पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है। फॉर्म आईटीसी 04 क्या है, इट सर्व्स एज एन intimation that is furnished by a registered manufacturer giving the details of goods, capital goods dispatched to or received from the job workers। क्या बात होती है इसमें, ये एक इंटीमेशन देता है, जो कि फर्निश कौन करता है, प्रिंसिपल फर्निश करता है, बताता है वो डिटेल्स कि भाई ये गुड्स है, ये कैपिटल गुड्स है, जो मैंने क्या किया, जॉब वर्कर को भेजे, जॉब वर्कर से लिए। तो ये एक इंटीमेशन है जो कि बताता है कौन फर्निश करता है, प्रिंसिपल फर्निश करता है, रिगार्डिंग व्हाट कि भाई ये गुड्स, कैपिटल गुड्स मैंने जॉब वर्कर को भेजे या उससे रिसीव किए। सो विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डे it has been amended now. Form GST ITC 04 is required to be furnished by principal on annual or half yearly basis depending upon quantum of his aggregate turnover during the immediately preceding financial year। अब उसको कब फर्निश करना है, किस पे डिपेंड करेगा भाई, पिछले साल में, पिछले साल में आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना था, आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना था, उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या होगा, डिटरमाइन होगा कि वो एनुअल फर्निश करेगा या हाफ ईयरली। सो अगर पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर, पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो हाफ ईयरली बेसिस पे फर्निश होगा, तो हाफ ईयरली बेसिस पे फर्निश होगा। तो जैसे अप्रैल टू सितंबर पीरियड के लिए यहाँ पे ड्यू डेट रहेगी 25 अक्टूबर, हाफ ईयरली है तो भाई अप्रैल टू सितंबर का फर्निश होगा, देन अक्टूबर टू मार्च का फर्निश होगा। तो अप्रैल टू सितंबर की ड्यू डेट क्या रहेगी, 25 अक्टूबर, और अक्टूबर टू मार्च की ड्यू डेट क्या रहेगी यहाँ पे, 25 अप्रैल, 25 अप्रैल। बट आपका टर्नओवर या तो 5 करोड़ है या उससे कम है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, उस केस में ऑन एनुअल बेसिस साल का एक ही यहाँ पे आपको जीएसटी आईटीसी 04 फाइल करना है। कब, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 21-22 का कब करोगे आप, यहाँ पे ड्यू डेट वुड बी 25 अप्रैल 22। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, आपका साल खत्म होने के बाद जो 25 अप्रैल आएगा वो आपकी ड्यू डेट रहेगी। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया हुआ है कि भाई 21-22 का कब आएगा, 25 अप्रैल 2022 को। So the first amendment can also be presented in the following manner, up to 5 करोड़ का क्या है, एनुअल बेसिस पे, जैसे कि हमने देखा 25 अप्रैल उसकी ड्यू डेट रहेगी, और ग्रेटर देन 5 करोड़ है तो हाफ ईयरली बेसिस पे रहेगा। 2 पीरियड आएंगे आपके इसमें, अप्रैल टू सितंबर और अक्टूबर टू मार्च। अप्रैल टू सितंबर का डेट रहेगा 25 अक्टूबर, अप्रैल टू सितंबर का डेट हो जाएगा 25 अक्टूबर, और अक्टूबर टू मार्च का 25 अप्रैल, 25 अप्रैल। ठीक है, बस इतना सा ही अमेंडमेंट आया है। आईटीसी 04 जो हमारा फॉर्म था उसका क्या किया, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया है। अब डिपेंड करेगा पिछले साल में आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, उस बेसिस पे इस साल में आपको क्या करना पड़ेगा, इसे फर्निश करना पड़ेगा। लास्ट रिवाइज करेंगे, 5 करोड़ से ज्यादा का आपका एग्रीगेट टर्नओवर है पिछले साल का, तो यहाँ पे हाफ ईयरली बेसिस पे फर्निश करना है, अप्रैल टू सितंबर का 25 अक्टूबर, अक्टूबर टू मार्च का 25 अप्रैल, और लेस देन और इक्वल टू 5 करोड़ है बेटा, तो सीधे यहाँ पे आप कब फाइल करोगे, यहाँ पे आपका साल खत्म होगा उसके बाद जो 25 अप्रैल आया उसमें। दैट्स इट, जॉब वर्क में ये एक ही अमेंडमेंट है, छोटी सी। नेक्स्ट प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में आएंगे, इसमें भी यहाँ पे एक छोटी सी अमेंडमेंट है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ B2B MRO सर्विस इन केस ऑफ शिपिंग इंडस्ट्री की बात हो रही, शैल बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। किसकी बात की गई यहाँ पे, B2B, यहाँ पे जो सर्विस है बेटा MRO, मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहाउल सर्विसेज की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं, मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहाउल सर्विसेज जो भी हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ शिप एंड अदर वेसल्स, देयर इंजन एंड अदर कंपोनेंट्स और पार्ट सप्लाइड टू अ पर्सन फॉर यूज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ सप्लाई उसकी क्या रहेगी, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। पढ़ेंगे एक बार, सेक्शन 13 हमने पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो, सेक्शन 13 ऑफ IGST एक्ट डिटरमाइंस प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर
LOS लोकेशन ऑफ सप्लायर और LOR लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। भाई सेक्शन 13 से कभी डिटरमाइन करते हैं, दोनों में से एक, इधर LOS और LOR दोनों में से एक इंडिया के बाहर है तो डिटरमाइन करेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई किससे डिटरमाइन करेंगे यहाँ पे हम बेटा, हम डिटरमाइन करेंगे सेक्शन 13 के हिसाब से, सेक्शन 13 के हिसाब से। In order to prevent double taxation or non-taxation of supply of any service, in order to prevent double taxation or non-taxation of supply of any service, subsection 13 of the said section empowers the government to notify any service for which place of supply shall be place of effective use and enjoyment of service. So यहाँ पे हमारी बात हुई थी, आपको याद हो तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 में क्या बात हुई थी कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन ना हो किसी चीज का या कहीं नॉन टैक्सेशन हो रहा है, उस केस में इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास क्या पावर है कि वो नोटिफाई कर सकती है भाई कोई भी सर्विस जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, उसका इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ सर्विस। कुछ सर्विसेज ऑलरेडी हमने पढ़ी थी, इसमें नोटिफाई हुई थी, इसमें ये सर्विस और एक नोटिफाई होगी बेटा, MRO सर्विस जो शिप्स से रिलेटेड है, यहाँ पे शिपिंग इंडस्ट्री के केस की। सेट नोटिफिकेशन हैज बीन अमेंडेड टू नोटिफाई प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ MRO दैट इज मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहाउल, मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहाउल सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ शिप्स एंड अदर वेसल्स और पार्ट्स। शिप्स से रिलेटेड दूसरे जो वेसल्स है उनके पार्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो कौन सी सर्विस है भाई, B2B सप्लाई ऑफ मेंटेनेंस की सर्विस दे सकता है कोई, रिपेयर की, ओवरहाउल की सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ शिप्स, अदर वेसल, उनके इंजन कंपोनेंट या कोई भी पार्ट सप्लाई टू अ पर्सन जो कि उसके लिए यूज कर रहा है, अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बोल दिया यहाँ पे, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, जहां पे रिसिपिएंट है वो क्या हो जाएगा, POS। इससे आपने क्या डिटरमाइन कर दिया, POS डिटरमाइन हो गया। By virtue of this notification, एग्जाम्पल देखेंगे, if an Indian shipping company has received MRO service, कौन है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, देखो इंडियन शिपिंग कंपनी, इन्हें क्या रिसीव किया, MRO सर्विस रिसीव किया, किससे रिसीव किया, कोई फॉरेन सप्लायर से, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ शिप और वेसल फ्रॉम अ फॉरेन सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विस विल बी इन इंडिया, ऑब्वियसली लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हो जाएगा, POS क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। इस केस में हमने अभी अभी पढ़ा सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 के अंदर जो नोटिफिकेशन आया उसने क्या बोला है, MRO सर्विस के केस में क्या हो जाएगा, MRO सर्विस के केस में शिप्स से रिलेटेड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या है भाई, इंडिया है, सो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया हो जाएगा। इट विल क्वालिफाई एज इंपोर्ट ऑफ सर्विस, क्यों इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्वालिफाई हो जाएगा बेटा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन याद है क्या थी भाई, POS इंडिया में होना चाहिए, ठीक है, LOS आउटसाइड इंडिया है बिल्कुल, LOR लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इंडिया में है, सो इट विल क्वालिफाई एज इंपोर्ट ऑफ सर्विस। और क्या लग जाएगा बेटा, RCM में आप टैक्स पे कर दोगे। देखो इंपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन, सप्लायर ऑफ सर्विस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया, सो ये क्या ट्रीट हो जाती है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। रिजल्टेंटली GST इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज ऑन दीज सर्विसेज, इस पे क्या हो जाएगा, GST पेबल हो जाएगा अंडर रिवर्स चार्ज। सो ये प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड वेरी स्मॉल अमेंडमेंट बेटा। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन चैप्टर, इसमें भी एक छोटा सा अमेंडमेंट है, बस एक extension of time limit for filing application for revocation of cancellation of registration by a registered person permitted beyond the stipulated time. So किसकी बात हो रही है, on 1/1/2021 से बेटा provision to section this was substituted to permit the extension of time limit for filing application of revocation of cancellation of registration by a registered person, ठीक है। सो यहाँ क्या बात हुई थी पहले कि भाई ये जो आपका था परमिट किया था एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग व्हाट, एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की बात हो रही है, उसमें क्या किया था, टाइम लिमिट एक्सटेंड की थी बाय रजिस्टर्ड पर्सन। अकॉर्डिंगली टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन मे ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन एंड रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, क्या हो सकता है, एडिशनल कमिश्नर, और बेटा यहाँ पहले तो 30 days होते ही है आपके पास टाइम पीरियड, उसमें और एडिशनल कमिश्नर को क्या पावर दिया, या जॉइंट कमिश्नर को कि नॉट एक्सीडिंग 30 days, वो और यहाँ एक्सटेंशन आपका कर सकते हैं, और कमिश्नर फॉर अ फर्दर पीरियड एक्सीडिंग 30 days बियॉन्ड द पीरियड स्पेसिफाइड। तो ये अमेंडमेंट बेटा ऑलरेडी सेक्शन में तो हो ही गया था। क्या अमेंडमेंट हुआ था सेक्शन में, आपका जो एप्लीकेशन फाइल करना है, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन का जो एप्लीकेशन फाइल करना है, वो टाइम पीरियड क्या होता है, 30 days, कब से,
फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, आपको जब भी ऑर्डर सर्व हुआ, ठीक है, तब से आपको 30 डेज, कैंसिलेशन के ऑर्डर की सर्विस से 30 डेज के अंदर अंदर आप रिवोकेशन की एप्लीकेशन कर सकते हो। उसमें क्या बोला गया कि भाई अगर ऐसा लगता है कि भाई सफिशिएंट कॉज है तो एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और 30 डेज क्या कर सकते हैं, उन्हें टाइम लिमिट एक्सटेंशन दे सकते हैं, और कमिश्नर और भी 30 डेज दे सकता है, कमिश्नर और भी 30 डेज दे सकता है। ये ऑलरेडी सेक्शन में अमेंडमेंट हो गया था। Consequently, rule this of CGST rules has been suitably amended to give effect to the aforesaid amendment। और अब यही अमेंडमेंट बेटा क्या किया इन्होंने, रूल में भी इफेक्ट दे दिया है। क्या हो गया है रूल में, देखेंगे नया जो रूल है, अमेंडेड रूल 23(1) पढ़ेंगे। अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन, ऑफिसर जब ऑन मोशन में यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है तभी हम रिवोकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर्ड पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया ऑफिसर ने, वो सबमिट कर सकता है एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, और विद इन सच टाइम एज एक्सटेंडेड बाय AC और JC और कमिश्नर एज द केस में भी, in exercise of powers provided under provision to this at the common portal either directly or through a felicitation center notified by commissioner, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे पहले सेक्शन में अमेंडमेंट आ गया था, इसी को इफेक्ट देने के लिए रूल 23 है उसको भी अमेंड किया गया। सो सिंपल अगर प्रोविजन याद रखना है तो क्या हुआ भाई, प्रॉपर ऑफिसर ने क्या किया, आपका कैंसिल कर दिया फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया आपका रजिस्ट्रेशन, तो उसने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया तो आपको क्या दिया उसने भाई, उसने आपको यहाँ पे कैंसिलेशन किया, कैंसिलेशन का ऑर्डर दिया। तो ये ऑर्डर जो कैंसिलेशन का है, ये जब भी आपको सर्विस हुआ उसके 30 डेज के अंदर, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या अप्लाई करना है बेटा, यहाँ पे आप चाहते हो अगर रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना तो आप उसके 30 डेज के अंदर अंदर रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल कमिश्नर को और जॉइंट कमिश्नर को प्लस 30 डेज का और दिया हुआ है टाइम, अगर वो चाहे तो आपको एक्सटेंशन दे सकते हैं, और कमिश्नर को और 30 डेज का दिया हुआ है, कमिश्नर को और 30 डेज का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जब भी प्रॉपर ऑफिसर ने आपका कैंसिल किया रजिस्ट्रेशन, आपको सर्विस हुआ जब भी ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, वहां से काउंट करते हैं, वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आप रिवोकेशन अप्लाई कर सकते हो। एडिशनल कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर को और 30 डेज का पावर दिया है और कमिश्नर को और 30 डेज का दिया। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, रूल में इसका अमेंडमेंट और इफेक्ट आ गया, दैट्स इट। नेक्स्ट बेटा टैक्स इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट, इसमें बस एक छोटा सा ही अमेंडमेंट है, हमने ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन पढ़ा था, ठीक है। वहां पे ई इनवॉइसिंग में हमने देखा था किस किस को यहाँ पे एक्सेप्शन में थे, कुछ लोग जिनको ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन अप्लाई नहीं होता, तो उसमें उन्होंने एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी को भी ऐड कर दिया। बाकी का प्रोविजन सेम है, पढ़ लेते हैं बट एक बार। E-invoicing is mandatory for person notified under this notification as amended as per notification all registered business with an aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onwards। 17-18 onwards यहाँ पे किसी भी साल में यहाँ पे किसी का क्या है बेटा, एग्रीगेट टर्नओवर इज ग्रेटर देन 50 करोड़ आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस। हमने पढ़ा था ये, ठीक है, कि भाई जो भी रजिस्टर्ड बिजनेस है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 50 करोड़ है, तो उनको मैंडेटरीली ई इनवॉइस इशू करनी पड़ती है। बट कुछ एक्सेप्शंस थे वहां पे, एक्सेप्शंस थे मतलब कि भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल एसईजेड यूनिट, इवन इफ इनका टर्नओवर बेटा यहाँ पे 60 करोड़ 70 करोड़ 80 करोड़, ठीक है, इवन इफ इनका टर्नओवर यहाँ पे 50 करोड़ से ज्यादा हो तो भी इन्हें ई इनवॉइस नहीं इशू करनी है। मैम कम हुआ तो बेटा कम को तो वैसे भी नहीं करनी है, अगर ज्यादा हुआ तो भी इन्हें नहीं करनी, यही हुआ एक्सेप्शन का मतलब। तो कौन कौन थे वहां पे, एक तो एसईजेड यूनिट थी, माइंड माय वर्ड्स नॉट एसईजेड डेवलपर, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग एनबीएफसी था, GTA सप्लाइंग सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन अ गुड्स कैरेज था, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज थे, यहाँ पे बड़े बड़े लोगों की बात हो रही थी, पर्सन सप्लाइंग सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेग्रेटिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन था। इस नोटिफिकेशन को अमेंड किया गया और एग्जाम किया गया यहाँ पे किसको, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकल अथॉरिटी को, ऑल्सो फ्रॉम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ई इनवॉइस, फ्रॉम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ई इनवॉइस। तो इसमें इस एक्सेप्शन में एक और जने को ऐड कर दिया, कौन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकल अथॉरिटी, इन्हें भी ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन है, एसईजेड यूनिट, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यहाँ पे आ जाता है, एनबीएफसी भी आ जाती है, देन जीटीए,
देन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, देन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले, और उसमें आप कौन आ गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी। मतलब इन सभी को ई इनवॉइस इश्यू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ई वे बिल। यहाँ पे ई वे बिल में जो रूल 138E था उसमें एक बड़ा छोटा सा अमेंडमेंट है, पढ़ेंगे। रूल 138E, ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी टू बी ब्लॉक्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। किसकी बात हो रही है, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, समझेंगे, बाय डिफॉल्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन। So rule 138E of the CGST rules contains provision pertaining to blocking of e-way bill generation facility, that is disabling the generation of e-way bill। किसकी बात हो रही है, disabling the generation of e-way bill, हमने पढ़ा था। पहले क्या था, earlier user was not able to generate e-way bill for GSTN if the said GSTN was not eligible for e-way bill generation in terms of rule 138E. It implies that GSTN of such blocked taxpayer could not be used to generate e-way bill neither as supplier nor as recipient। तो पहले ऐसा था बेटा, पहले ऐसा था कि भाई उसका जो GSTN है, जो भी ब्लॉक टैक्स पेयर है उसको नहीं यूज किया जा सकता था ई-वे बिल जनरेट करने के लिए एज अ सप्लायर ऑल्सो एज अ रिसिपेंट ऑल्सो। अब इसे रिलैक्स कर दिया गया है। अब क्या अमेंडेड प्रोविजन है वो देखेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे, ज्यादा अच्छे से समझेगा। Said rule has been amended to relax such restriction. Blocking of GSTN for e-way bill generation would only be for defaulting supplier GSTN and not for defaulting recipient or transporter GSTN। तो अब क्या बात हुई, रिलैक्सेशन क्या आया, ब्लॉकिंग ऑफ GSTN फॉर ई-वे बिल जनरेशन। ई-वे बिल जनरेशन के लिए जो ब्लॉक किया जा रहा है GSTN नंबर, इट विल बी ओनली फॉर डिफॉल्टिंग सप्लायर GSTN, सप्लायर के GSTN के लिए, नॉट फॉर डिफॉल्टिंग रिसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर GSTN। सस्पेंडेड GSTN कैन नॉट जनरेट ई-वे बिल एज सप्लायर। तो जिसका ई-वे बिल यहाँ पे क्या किया गया, सस्पेंड किया गया, वो एज अ सप्लायर ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकता। However, suspended GSTN can get the e-way bill generated as recipient or transporter, but उसके लिए यहाँ पे अगर वो ऐसे ई-वे बिल उसका जनरेट हो रहा है एज अ रिसिपिएंट, एज अ ट्रांसपोर्टर, वो हो सकता है, खाली सप्लायर के केस में नहीं हो सकता। इन अदर वर्ड्स, ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी इज ब्लॉक्ड only in respect of outward movement of the goods। ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी किसमें ब्लॉक की गई, ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर ई-वे बिल जनरेशन एज पर रूल 138E। 138E में जो पॉइंट्स थे उसके हिसाब से आप अगर सप्लायर हो और यहाँ पे आप क्या हो रहे हो, आप नहीं कर सकते ई-वे बिल जनरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। ई-वे बिल कैन बी जनरेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। इनवर्ड सप्लाई के लिए बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आया। एग्जाम्पल से समझेंगे। मिस्टर ए आर रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम इन दिल्ली। मिस्टर ए क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है, टैक्स पे कर रहे हैं अंडर रेगुलर स्कीम, कहाँ पे, दिल्ली में। हैज नॉट फाइल्ड फॉर्म GSTR1 फॉर 2 months। उन्होंने अपना GSTR1 2 months का भाई फाइल ही नहीं किया, फाइल ही नहीं किया। Mr. B, Haryana, regular return filer wants to generate an e-way bill for goods to be supplied to Mr. A। अब Mr. A, यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, ये Mr. A थे जिन्होंने क्या नहीं किया, रिटर्न ही नहीं फाइल किया 2 महीने के। Mr. B है अब यहाँ पे, Mr. B रेगुलर रिटर्न फाइलर है, बरोबर रिटर्न फाइल करते हैं, इनको जनरेट करना है ई-वे बिल फॉर गुड्स टू बी सप्लाइड टू मिस्टर ए। मिस्टर ए को जो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं उसके लिए वो ई-वे बिल जनरेट करना चाहते हैं। As per earlier position of law, Mr. B would not have been able to generate e-way bill with Mr. A GSTN। पहले की पोजीशन ऑफ लॉ रहती बेटा, तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो देखो हमने पढ़ा था, एक सेकेंड ना, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में मैं ये वाला ही प्रोविजन खोलती हूँ, ये देखो 138E में ये सारी चीजें थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी था, पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम हैज नॉट फर्निश GSTR1 फॉर एनी 2 months और क्वार्टर्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पहले पोजीशन ऑफ लॉ की हम अगर बात करते तो मिस्टर बी नहीं जनरेट कर पाते मिस्टर ए के लिए GSTN, ठीक है। बट अभी क्या कर दिया इन्होंने, आउटवर्ड के लिए कर दिया खाली। सो इन टर्म्स ऑफ अमेंडेड पोजीशन ऑफ लॉ देयर विल बी नो मोर रिस्ट्रिक्शन इन जनरेटिंग ई-वे बिल एज मिस्टर बी हु इज मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई इज अ रेगुलर रिटर्न फाइलर। अब देखना है कि भाई यहाँ पे जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है उसका खाली हमको देखना है। तो मिस्टर बी यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, हाँ वो रेगुलर रिटर्न फाइलर है, हाँ बिल्कुल जनरेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी मिस्टर बी जो ट्रांजैक्शन यहाँ सप्लाई का कर रहे हैं मिस्टर ए को, और मिस्टर बी जनरेट करना चाहते हैं ई-वे बिल, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले नहीं कर सकते थे।
पहले नहीं कर सकते थे, अभी अमेंडमेंट के बाद कर सकते हैं। मिस्टर ए वॉन्ट्स टू जनरेट ई वे बिल इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स टू मिस्टर एच। अब मिस्टर ए यहाँ पे कुछ आउटवर्ड सप्लाई करना चाहते हैं मिस्टर एच को, सो क्या कर सकते हैं? नो, ई वे बिल जनरेशन इज ब्लॉक्ड इन दिस केस एज इट इज एन आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। मिस्टर ए के एंगल से देखेंगे तो क्या उनके लिए आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स है? यस। तो आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स के नहीं कर सकते क्योंकि वो वहां पे ब्लॉक हो रहे हैं, उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया। ऑफ मिस्टर ए हु हैज नॉट फाइल GSTR1 फॉर पास्ट 2 मंथ्स, उन्होंने 2 महीने का है GSTR1 फाइल नहीं किया है। ठीक है, तो खाली ये अमेंडमेंट हुआ है बेटा यहाँ पे। अब क्या सिर्फ आउटवर्ड के एंगल से आपको देखना है। ठीक है, ये हुआ। सो यहाँ पे बेटा हमारा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ई वे बिल यहाँ पे इस चैप्टर का ये जो है हमारा अमेंडमेंट कंप्लीट होता है। इसके आगे के अमेंडमेंट्स जो है बेटा हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जैसे कि मैंने आपको फिर से बताया, मैं एक बार और आपको बताती हूँ, यहाँ पे ये जो अमेंडमेंट्स हम किसके डिस्कस करें, फॉर द स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन May 22 अटेम्प्ट। ठीक है, और बेटा यहाँ पे जो आपके इंस्टीट्यूट की यहाँ पे जो स्टैच्यूटरी अपडेट में जो अमेंडमेंट्स कवर्ड है वो सारे यहाँ पे कवर्ड है, प्लस इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स में जो भी रिसेंट मॉड्यूल्स में अमेंडमेंट्स कवर्ड है वो सब हमने यहाँ पे कवर किए। जो अदर सर्कुलर्स वगैरह इस पीरियड में आए होंगे वो एग्जाम के हिसाब से रिलेवेंट नहीं होते हैं। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो कुछ होता है वो एग्जाम में रिलेवेंट होते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट नोटिफाई करता है, भाई स्टैच्यूटरी अपडेट में इंस्टीट्यूट बताता है कि ये जो सर्कुलर्स इस पीरियड में आए हैं जो आपको एप्लीकेबल है, तो वो हमने यहाँ पे हमारा डिसीजन रिस्ट्रिक्टेड रखा है। इस पीरियड में और भी सर्कुलर आए होंगे बट वो एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल रिलेवेंट नहीं होते, इसलिए वो हमने यहाँ पे कवर नहीं किए। ठीक है, सो बेटा यहाँ पे अभी हमें हमारा डिस्कशन एक बार यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हमारा ये यहाँ तक के अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ई वे बिल के अमेंडमेंट्स कंप्लीट हुए। इसके आगे का जो अमेंडमेंट्स है वो हम आगे के वीडियो में करेंगे। ठीक है बेटा, सो थैंक यू फॉर नाउ।